बहुत सारी चीज़ें ऐसी साइकोलॉजी है क्या, जहाँ मैं बोल रही हूँ, जो मेरे शब्द है, जो मेरी आवाज़ है, जो मेरे माइंड के साथ इस समय आप, ध्रुव और मैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इंटरकनेक्टेड है। जो ड्राइव कर रहा है, वो स्टीयरिंग जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास में है। तो अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास आते हो तो सबसे पहले सरेंडर्ड मोड में आओ एंड आप उसको ये स्पेस दो। क्या एक साइकोलॉजिस्ट उसकी पूरी बात सुनकर उसको एक सॉल्यूशन देता है तो उससे स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर लेवल डाउन जाता है? और यही वजह है डिप्रेशन की, स्ट्रेस की। आपको लगता है कि शायद प्रेजेंट में कुछ गड़बड़ है। प्रेजेंट में गड़बड़ नहीं है, क्योंकि तुमने चीज ही गलत चुनी है अपने लिए। हाँ जी। जब आप सिलेक्शन ही अपने लिए रॉन्ग करते हो तो उसका कहीं ना कहीं स्लो मोशन में एक एनर्जी आपके पास हमेशा आपको डिस्टर्ब यहाँ करती रहेगी। कितना भी वो मजा नहीं आ रहा है काम में, वो बंदा फ्लाई कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने सही चीज अपने लिए नहीं सोची है। एनएलपी के बारे में बताइए कि एनएलपी क्या है और उससे के क्या फायदे हैं और क्या किस तरीके से होता है? एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, जहाँ पे हम आपके माइंड, हमारे न्यूरॉन्स, माइंड यानी आप ब्रेन की बात आ गई, ब्रेन में हमारे जो न्यूरॉन्स हैं 82 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो किस तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग एक बहुत ही हैवी डिस्कशन करने वाले हैं और एक बहुत ही डीपर पॉइंट पर। आज के टाइम में हर इंसान एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन झेल ही रहा है। आए दिन आपको छोटी छोटी बातों में आप डायलेमा में चले जाते हो, चाहे वो ब्रेकअप प्रॉब्लम हो, चाहे वो लव लाइफ प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी वर्क में प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे वो स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो। आपको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो रहा है, जबकि खत्म कुछ नहीं हो रहा, खत्म बस ये समय हो रहा है। सब कुछ आपके कंट्रोल में है अगर आपका माइंड स्ट्रांग है। और दिमाग को स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, ऐसी थेरेपीज हैं जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि माइंड है जो हमारा, ये बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन है, ये हमारी पूरी बॉडी का सबसे प्रीशियस पोर्शन है और इसका यूज करके आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ गई, अब हम क्या करें? अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब हम क्या करें? नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और आप उनसे बिल्कुल अवेयर नहीं होते और आप स्ट्रेस में चले जाते हो। तो इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम को समझने के लिए आज हमारे स्टूडियो में, हमारे पॉडकास्ट में कविता शर्मा मैम आई हैं। नमस्कार मैम, जय श्री राधे। नमस्कार ध्रुव जी। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैम, क्या मैं अपने व्यूअर से बिल्कुल सही कह रहा हूँ जो मैं एड्रेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम? बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली। आज व्यूअर्स को आपके मजा आ जाएगा इस पॉडकास्ट में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हम लेके आए इस पॉडकास्ट में जो उनको आंसर मिलेगा। बिल्कुल। तो अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो हर प्रॉब्लम के साइकोलॉजिस्ट, मैम एक साइकोलॉजिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। तो साइकोलॉजिस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो पागल हैं वही साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये क्लियर कर दूं कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं वो पागल है। उसके पास और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके हम बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे कि मैम ने किस तरीके से लोगों की हेल्प करी है और क्या क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन करा है। तो अगर आप अपनी लाइफ में, होप सो जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस कर ही रहे होंगे। हर इंसान छोटे मोटे स्ट्रेस में तो रहता ही है, चाहे मैं वो खुद क्यों ना हूं। जैसे कि आप लोगों का मुझे स्ट्रेस रहता है कि मैं क्या ऐसा कंटेंट बनाऊं जो आप लोग पसंद करो, आप लोग देखो उसको। तो प्लीज, अगर आपकी लाइफ में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम चल रही है और आप एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया, ये पॉडकास्ट बिल्कुल आपके लिए। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पता नहीं किस पॉइंट पर आपकी प्रॉब्लम मैं मैम से पूछ लूं और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो प्लीज आप थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे सो दैट व्यूअर्स हमारे कनेक्ट हो पाए। या मैं कविता शर्मा, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और एनएलपी देखती हूँ, एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ एंड ट्रेनिंग भी देती हूँ, वर्कशॉप वगैरह भी कराती रहती हूँ। आजकल जैसे कि आप जानते हैं वर्कशॉप वगैरह इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है लोगों को अटेंड करना, जी। एंड उससे बहुत सारी अवेयरनेस आ रही है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। एंड काउंसलिंग्स में करती हूँ, तो मेरे पास हर एज के लोग आ रहे हैं, हर एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं। ओल्ड एज लोग भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं और टीनेजर्स भी आते हैं अपनी स्कूल कॉलेज की, और बहुत सारी ऐसी समस्याओं को लेकर के। ओके। तो मैं अपने प्रोफेशन को बहुत एंजॉय कर रही हूँ और लोगों को बहुत अच्छा आउटकम मिल रहा है। तो मैम, जैसे मैंने अभी सभी को एड्रेस किया ही एक प्रॉब्लम को लेके, साइकोलॉजिस्ट से वो लोग कंसल्ट करते हैं। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही है या ये कोई मेंटल इल से प्रॉब्लम है, ये मेंटल अनहेल्दी है।
तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या ये सही है या ये एक मिथ है? मैं ये बोलूँगी ध्रुव जी क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है और आज से नहीं, ये बहुत पुराने समय से है। अब धीरे-धीरे लोगों के बीच में अवेयरनेस ज़रूर आ रही है। बट स्टिल अभी मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी डॉटर आए क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्तों को पता चल जाएगा या उसके ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। लेकिन जब तक हम काउंसलिंग में किसी को हम जब तक सामने से मिलेंगे नहीं, कुछ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, उनके बारे में जानेंगे नहीं, तो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि अगर वो क्या आंसर कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स किस तरह से चीज़ों को बता रहे हैं। हाँ तो जी। ये तो है कि पुराने समय से जो चीज़ें थी कि हाँ, सिर्फ अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, मनोवैज्ञानिक के पास जा रहा है, तो ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ स्किज़ोफ्रेनिया जैसे हाँ कुछ जी। ऐसी चैलेंजेस वो फेस कर रहा होगा, शायद इसके लिए वो साइकोलॉजिस्ट से मिल रहा है। तो जी। बहुत सारे लोग अपने रिव्यूज़ तक देने में उनको परेशानी होती है हाँ। कि कहीं कोई और देख लेगा उसको, तो ये मैं नोटिस में आ जाऊँगा कि अरे यार! इसको तो कुछ प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। तो दैट इज़ अ बिग इश्यू। हाँ अभी भी जी। वो हिंड्रेंस है लोगों के बीच में। आई मीन लोग आने से कतराते हैं। बट मैं देख रही हूँ कि चैनल्स पे सोशल मीडिया के थ्रू लोग धीरे-धीरे इस अवेयरनेस में आ रहे हैं बिल्कुल। और साइकोलॉजिस्ट लोगों के पास जाने में अब उतना हिचकिचाहट नहीं रह गई है लोगों बिल्कुल। को। बट जो आप कह रहे हैं वो पॉइंट तो है कि लोग यही सोचते हैं कि ज़रूर कोई मानसिक बीमारी होगी, कोई ऐसा चैलेंज हुँ। फेस कर रहे होंगे जिसकी वज़ह से साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। सच तो मैम ये है कि लोग खुद ही नहीं जानना चाहते। लोग अपनी प्रॉब्लम को किसी को बताना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि अगर इसको पता चल गया या मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, तो कहीं ऐसा ना हो ये प्रॉब्लम सबके सामने आ जाए। हुँ, और वो हुँ, प्रॉब्लम अगर सबके सामने आ गई तो मुझे लोग दूसरों से कम आंकेंगे, मेरा लेवल डाउन हो जाएगा। हुँ, तो इस वजह से लोग जनरली मेंटल डॉक्टर्स के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास शायद नहीं जाते हैं। उनको ये भी एड्रेस लगता है कि फैमिली में पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे पागल घोषित कर दें। हुँ। नहीं, ये भी चीज़ है प्लस अपने मेन चीज़ होती है कि आपकी एक वैल्यू जो अपनी एक सेल्फ इमेज वो लेके चल रहे हैं फैमिली और दोस्तों के बीच में, वहाँ पे वो यही शो कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर ऐसे में वो किसी इमोशनल बर्डन को अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो इमीडिएटली उनका फॉल डाउन सा होता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो वो मैं जो था, जो लोग मुझे समझ रहे थे, अब वो वैसा चीज़ वो मेरे साथ तो है नहीं। और कहीं न कहीं उनको उसमें काउंट कर देता है कि अरे यार! इसको डिप्रेशन है। स्ट्रेस को हम लोग बहुत नॉर्मल हाँ, आजकल यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन स्ट्रेस वर्ड भी जो है जिसको हम होस्ट अच्छे होस्ट की तरीके से बोलने लग जाते हैं कि अरे स्ट्रेस यार बहुत नॉर्मल है, स्ट्रेस तो आजकल सभी को। सबके साथ है। लेकिन जब आप ये बोल देते हो ना अपने माइंड में कि स्ट्रेस नॉर्मल है और ये सबके साथ है, इमीडिएटली आप एक अच्छे होस्ट बन जाते हैं स्ट्रेस को वेलकम करने के लिए। हुँ, और आप एक स्पेस भी उसके लिए दे देते हो कि हाँ भाई, स्ट्रेस आ जाओ हुँ, और सब चीज़ नॉर्मल है। तो हमें इस तरीके से चीज़ों को इतने लाइटली भी नहीं ये करनी चाहिए कि हम किसी भी बीमारी को, किसी भी परेशानी को नहीं, नॉर्मल है, डिप्रेशन नॉर्मल है या स्ट्रेस नॉर्मल है, इस तरीके से हम चीज़ों को लेंगे, तो हमारा माइंड उसी तरह से एक्टिवेट करेगा, इसी तरह से काम करना शुरू कर देगा। एंड ऑफ़िस में, रिलेशनशिप में हम चीज़ों को दबाते तो हैं ही। बिल्कुल। रिश्ते ना खराब हो जाए, घर के लोग ना सोचें, अरे मेरी हुँ, सास क्या सोचेगी? मेरा हुँ, हस्बैंड क्या सोचेगा? अगर मेरी मैंने ये वाइफ़ क्या बता दिया, सोचेगी? मेरी वाइफ़ क्या सोचेगी? तो ये सारी चीज़ें आपकी, जैसा मैंने कहा कि इमेज कॉन्शियस हैं, और अगर नहीं भी हैं तो इसको पुराने समय से जैसे डाला गया है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब आपके साथ कुछ खराब है, कुछ पागलपन की तरफ आप जा रहे हैं। हुँ। तो इन सब ये सारी चीज़ें पुल बैक तो करती ही हैं, रोकती मैम हैं। जेन्युइनली अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि लोग बाबाओं से ज़्यादा कंसल्ट करते हैं इस हुँ, मामले में, साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाके कि अरे लगता है इसके ऊपर कोई ऊपरी हवा है, इस पे तो कोई भूत आ गया है। तो हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि इसको बालाजी ले चलते हैं, इसको हम वहाँ उन बाबा को दिखा देते हैं। तो इस टाइप से जब आपके सामने लोग आते हैं कि हमने उन बाबा को भी दिखा लिया, इन बाबा को भी दिखा लिया, कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा और ये इंसान तो एक अलग ही डायलेमा में है, एक अलग ही डाइल्यूज़न में है, तो आप उनको कैसे टेक केयर करते हो? एक्चुअली क्या होता है ना कि पहले से ही हम सोच लेते हैं कि यार साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे तो वो क्या करेंगे? 4-5 क्वेश्चन करेंगे, उनके पास ऐसी क्या पावर है कि मेरे अंदर जो चीज़ चल रही है उसको वो देख भी लेगा, ठीक भी कर देगा। पहले ही वो
ये काउंसलिंग अपने लिए कर लेते हैं। जब आप पहले ही रिजेक्ट कर देते हो ना कि नहीं सामने वाला से तो काम करना बेकार है, तो आपने अपनी 50% उसके लिए नो कर लिया है। हम्म, अब आप जब मेरे पास आते हो तो पहले अगर मैं आपके लिए कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ भी बता रही हूँ, तो आपका माइंड वहाँ पे स्विच ऑफ रहता है। ओके, अब वो उतनी उस तरीके से चीज़ों को नहीं लेगा जैसे कि अगर आप सरेंडर्ड मोड में आते हो। जब आप सरेंडर्ड मोड में आते हो कि नहीं मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ और आप डेफिनेटली मेरा कुछ सॉल्यूशन होने वाला है। आप ये सोच के अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आते हो तो आप माइंडफुली अवेयरनेस के साथ आते हो, और जैसे ही आप ये सोच के आते हैं सामने वाले को आप वो स्पेस देते हैं और उसको पूरी तरह से सुनते हैं। आपका माइंड जब ओपन रहता है, रिसीविंग मोड में रहता है, तो वो सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो कुछ चीज़ें होती हैं, आप बाबा के पास जाते हो आपको लगता है ना वहाँ कुछ जादू होगा, कुछ तंत्र मंत्र की विद्या होगी और हाँ ना जी, पापड़ नहीं बेलना पड़ेगा मुझे, 6 महीने 3 महीने वाला सीन नहीं होगा, जल्दी से काम हो जाएगा। बाबा पैसा का, चाहे आप कितना भी दे दो वो दादी बाबा को, हाँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? समय को वो सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ द मैजिकल पार्ट इज़ कि साइकोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी, साइकोलॉजी है क्या? जहाँ मैं बोल रही हूँ, जो मेरे शब्द है, जो मेरी आवाज़ है, जो मेरे माइंड के साथ इस समय आप ध्रुव और मैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इंटरकनेक्टेड हो सकता हाँ, है, ठीक है? अब इस समय जो आप कह रहे हैं और जो चीज़ मैं कह रही हूँ, उसको समझना आपके लिए उतना ही आसान होगा क्योंकि ये एक पॉडकास्ट चल रहा है और यहाँ पे आप सुनने के लिए आप क्वेश्चन कर रहे हो और मैं उसका आंसर कर रही हूँ और हमारे व्यूअर्स भी उसको देख रहे हैं। हम्म, ऐसे ही जब चीज़ें हम ये इस मन के साथ करते हैं ना, आई मीन साइकोलॉजी इस मन का विज्ञान। हम्म, अगर आप मन के विज्ञान में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये बात सोच करके जानी कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। वो बाबा जो कर रहा है चमत्कार, वो चमत्कार आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसके खुद कर बारे रहे हैं। में जिसको बहुत फेमस है, जिसके बारे में सब कोई जान रहे हैं, ये सारा कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास ही है। तो आपकी लाइफ का जो ड्राइव कर रहा है, वो स्टीयरिंग जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास में है। तो अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास आते हो तो सबसे पहले सरेंडर्ड मोड में आओ एंड आप उसको ये स्पेस दो। मन में आप ये सोच करके कि अरे कुछ नहीं होगा से नहीं, आप ये सोच के जाओ एंड साइकोलॉजी आपके, जैसा कि जो मैं ट्रीटमेंट करती हूँ उसमें चाहे वो साइकोथेरेपी हो जहाँ पे हम सिर्फ सिम्टम्स पे काम नहीं करते हैं। ओके, जनरली होता है ना कि हम सिम्टम्स पे काम करें, अरे सर दर्द हुआ, चलो भाई डिस्प्रिन पानी में डालो, घोल के पी लो, हो गया ठीक, क्योंकि मुझे पता है कि सर में दर्द हो रहा है। लेकिन सर में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये अगर आपने जान लिया, रूट कॉज अगर हमने जान लिया कि कुछ ऐसी बातें जब जब मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है। अगर आपने एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो आपकी साइकोथेरेपी करेगा, तो वो आप जैसे जो मैं करती हूँ रूट कॉज तक जाती हूँ। हम्म, वहां से रूट में जो भी नेगेटिव चीजें हैं, जो भी इमेज पिक्चर और इवेंट्स पड़े हुए हैं आपको आपके, उन उनको देखना प्लस आपकी अवेयरनेस में लाना। जब आप अवेयर हो जाते हो कि अच्छा पर्टिकुलर थॉट ही आने पे मैं ऐसा, मेरी बॉडी ऐसे एक्ट करती है, तो आप फिर उस अवेयरनेस में आने के बाद आप अपने उस थॉट पे ध्यान दोगे और उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करेंगे या रिप्लेस करेंगे किसी और चीज़ से। ट्रू है। और रिप्लेसमेंट करते ही आप सॉल्यूशन के तरफ चले जाते हो। हम्म, अब लेकिन यही नहीं होता है कि हाँ भाई मैंने बता दिया और आपने सोच लिया और चीज़ें हो गई। नहीं, अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं कितने क्लाइंट्स होते हैं जिनकी कंडीशन इतनी पुअर होती है, इतने मन से परेशान होते हैं इमोशनली, वो चीज़ों को इतना डीपली उसमें पेन में रहते हैं कि उनको लगता है नहीं कि मैं नहीं कर सकता। नॉर्मली लोग बोलेंगे साइकोलॉजिस्ट कि अच्छा ये होमवर्क है, इसको ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, ये कर लेना। बट मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं उनको कोई होमवर्क नहीं दूँ। मैं उनके लिए अपना शेड्यूल बनाती हूँ, प्लस उनको एक बहुत ही खूबसूरत थेरेपी जिसकी मैं फ़ैन हूँ और जिससे लोग बहुत जल्दी हील होते हैं, दैट इज़ साइकोथेरेपी के बाद आती है हिप्नोथेरेपी। हाँ, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि देखो अवेयरनेस आ गई तुम्हारे पास, पता चल गया है प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इस प्रॉब्लम को तुम्हें कुछ ना करना पड़े, रिलैक्स होके बैठना चाहते हो और चाहते हो कि कविता शर्मा आपकी प्रॉब्लम को भी साइड कर दें, तो आप हिप्नोथेरेपी करो। और हिप्नोथेरेपी करने में बस आपको एक रिलैक्स पोजीशन में बैठना लेटना जैसा है, हम उसकी एक हम्म, स्पेशल काउच होती है और
आपकी वो 2-3 थेरेपी जैसा भी आपके प्रॉब्लम्स है। चैलेंज को देखते हुए हम प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आपको इमीडिएट इफेक्ट देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आप सोचते हो वो बाबा जी देंगे। हाँ। लेकिन बाबा जी वाला जो है ना, कई बार मैं कुछ कहना नहीं चाहती बिकॉज सबका अपना अपना बिजनेस और काम है, जो हाँ वो जी, कर रहे हैं मे बी वो अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल। बट आप जब चीजों को समझ के सबकॉन्शियस लेवल पे उसको हील करते हो तो उसका अलग ही इफेक्ट आता है और इमीडिएट रिजल्ट आता है। मैम एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कोई अगर ये व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं और उनको लगता है कि मैं किसी से ये बात बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने किस जनरली लोग अपनी फैमिली से ही प्रॉब्लम में रहते हैं। आपने देखा होगा इस वजह से बहुत सारे आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इसी वजह से ही हो रहे हैं। और हमारे यहाँ ही आगे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा गलत क्या है, अगर कोई किसी से अपनी बात बता रहा है, शेयर कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है। तो मैं क्वेश्चन मेरा वैसे वो नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही है या गलत है, वो तो इंसान के करने वाले के ऊपर है। क्वेश्चन ये है कि क्या एक साइकोलॉजिस्ट उसकी पूरी बात सुनकर उसको एक सॉल्यूशन देता है तो उससे स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर लेवल डाउन जाता है? 100% ध्रुव जी, 100%। ओके। जब मेरे सामने क्लाइंट आते हैं और वो चुप ही नहीं होते हैं, वो इसी उसमें उम्मीद में होते हैं कि कोई मुझे सुन लो, जो कि वो घर में किसी को बोल नहीं सकते हैं। और जब वो ऐसी जगह आते हैं तो उनको एक इंश्योरिटी भी रहती है, पूरी तरह से वो इंश्योर होते हैं कि यहाँ पे से बात, कहते हैं ना कि वकील और कॉन्फिडेंशियल है। डॉक्टर के पास से बात हमेशा सीक्रेट रहती है। हाँ जी। आप चाहे वकील करो चाहे डॉक्टर करो, वो आपकी बात को, वही तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये ना एक कुआं है, यहीं डालो आप, सारी बात यहीं रहेगी, डोंट वरी। क्योंकि कई बार हमें अपने क्लाइंट्स को इस तरह से चीज़ों को बताना पड़ता है, अपने पेशेंट को बताना पड़ता है, क्योंकि वो अंदर से अगर, जब तक आप पूरी बात नहीं बोलोगे आपके अंदर, और कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कई बार तो हम ज़रा सा पूछते हैं और वो पूरा A to Z अपनी सारी बात बताते हैं, और बताने के साथ में ही वो बहुत हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि जितनी नेगेटिव एनर्जी जो अपने मन के अंदर उन्होंने पिक्चर स्टोरी टेलिंग करी हुई है, वो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे बताते हैं। जैसे जैसे आप वर्ड्स यूज़ करते हो, शब्द भी तो एनर्जी है ना, पावर है, वाइब्रेशन है उसमें, तो जैसे जैसे वो सारे निकलते जाते हैं, सारे लो, जितना लो एनर्जी रहता है सब बाहर आ जाता है। तो मैम जैसे हमने सुना है, पढ़ा है और लोगों ने काफ़ी सारी इस पे वीडियोस भी ऑलरेडी बना रखी हैं कि हमारे 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड तो वो है कि जो मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये लाइट जल रही है, ये सब मेरे कॉन्शियसनेस में है। सबकॉन्शियस वो है जो मेरे दिमाग में अंदर चल रहा है कि लाओ ये भी पूछ लूँ, वो भी पूछ लूँ, जो ऑटोमेटिक है, जिसको मुझे कुछ बताना नहीं पड़ रहा, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ रहा है, ऑलरेडी वो मेरी उसमें है, प्रोफेशन में है। तो अगर किसी का सबकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब हो गया है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है लेकिन उसे पाथ नहीं दिखाई दे रहा, तो आप उसको किस तरीके से ट्रेन करते हो उसके सबकॉन्शियस माइंड को? पहले तो जानना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उनको, किस सिचुएशन में वो फेस कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक से नहीं हो रही हैं, वो हेल्थ इशू है, रिलेशनशिप इशू है, जो भी इशू है उस चीज़ को वो बताएंगे। प्लस देखो, जो भी प्रेजेंट में हमारे जीवन में चल रहा होता है ना सीन, उसका कनेक्शन हमारे पास से ही होता है। हाँ। पहले वहाँ पे वो सीन हो चुका, इवेंट हो चुका, और उस एनर्जी को हम आगे लेके आ रहे हैं, और वो एनर्जी यहाँ पे हमें उसी बिहेवियर, उसी हैबिट को लेकर के और एक्सपेंड होती है, और वही सारी चीज़ें और बढ़ती जाती है। अगर प्रॉब्लम कोई प्रेज़ेंट में चल रही है, तो हमें उसके लिए पहले पास्ट में जाना पड़ेगा। कैसे जाएँगे? सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जाते हैं हम, पास्ट लाइन ट्रैवल करते हैं। जी। एंड कोई भी समस्या, अगर जैसे आपने बोला कि कॉन्शियस माइंड जो है वो है जो अभी सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। हाँ जी। हम बहुत सारी कमिटमेंट लेते हैं, जैसे सुबह उठना है, हमें वेट लॉस करना है, पैसा कमाना है यार, 2025 में ये सारी चीज़ें करनी है, कुंभ में जाना है, हाँ टिकट जी। कटाना है, ये सारी चीज़ें हमारी जो है कॉन्शियसली है। लेकिन सबकॉन्शियस में जो है वो, वहाँ पे किसी चीज़ को जो आप बोल रहे हो, वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। जो नहीं होंगे उसकी वजह जो है वो यही होती है कि आप उस चीज़ के साथ में इमोशन नहीं है आपका। कई बार हमने ऐसे ही बोल दिया कि अच्छा चलो यार, बैठे हैं फ्रेंड्स के साथ ना, चले जाते हैं वहाँ पे, ये ट्रिप पे चले जाएँगे, या मैं चाहता हूँ कि इस साल मेरा इतना टर्नओवर हो, या मेरा रिलेशनशिप में मैं चाहता हूँ इस साल ऐसा होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप अपने लिए चाह रहे हो, वेट कम करना है,
तो ये सब हम कॉन्शियसली सोच रहे हैं। सबकॉन्शियसली जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि ये करने से बेनिफिट क्या होगा, ओके। आपके माइंड को ये नहीं पता है कि तुम अगर आज वेट लूज कर दिए तो उसका बेनिफिट क्या है, कौन सी वो ड्रेसेस हैं तुम्हारे वार्डरोब में जो वेट कर रहे हैं ये तुम पहनना चाहते हो, ठीक है। या फिर कोई बिजनेस में अगर आपने पैसा बहुत सारा कमा लिया, आपने जो एक सच अमाउंट सोचा और वो अमाउंट अगर आज आपके पास आ गया तो क्या होगा, कुछ उसके भी बाद नहीं। का अगर आपको नहीं आइडिया है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि क्यों ध्रुव, क्यों इतना सब करा रहे हो यार मुझसे, ये सब चीज रहने दो, हाँ जी। अभी नहीं कर रहे। और सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी लेजी माइंड। तो हाँ। वो लेजी माइंड को उसको कहने के लिए कि चलो काम पे के लिए आपको बहुत मोटिवेशन यानी उसको रीजंस बताने होंगे, और वो रीजन इमोशनल होने चाहिए। इमोशनल रीजंस हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जल्दी हुक करता है। एंड इसके साथ साथ में आपको रिपीटिशन भी करनी चाहिए। अगर आपने एक बार यूनिवर्स के सामने जाके बोल दिया कि मुझे ऐसा करना है, आप कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग अकेले में बैठते हैं, या कुछ लोग आकाश को देखते वक्त अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स को या अपनी डिजायर्स को फील करते हैं। वो फीलिंग कि आपकी एक बार के से नहीं हो गई, या आपने कोई भी चीज अपने लाइफ में पाना चाहा और एक बार सोच लिया कि यार बैठे बैठे ना मुझे ये काम करना है, तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको उसको बार 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 रिपीट करना होगा अपने माइंड के अंदर, और इमोशनली करना होगा। यानी आपके फीलिंग ऐसे होनी चाहिए उस समय कि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए। आप जनरली लोग ये सब कुछ करते वक्त ना एक फीलिंग वो होती है ना कि मुझे वो चीज़ मिल गई है, या आप किसी से कनेक्ट होते हो, बहुत दिन बाद किसी को देखते हो, जुड़ते हो, तो आपकी आंखें भी ऐसी हो जाती हैं, नम हो जाती हैं, और बॉडी में एक सेंसेशन भी आती है। जब ये सारी चीज़ें चल रही होंगी तब आपका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाता है। ओके। और वो सोचता है कि समथिंग इज, कुछ हो रहा है। चाहे किसी के कुछ नेगेटिव चीजें होती फैमिली में तो भी हम बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, और हमारे एक्सप्रेशन और बातचीत करने का तरीका डिफरेंट होता है। उस स्टेट में आपको लेके आना है अपने मन को, और जब ये रिपीटेशन होगी, इसकी बार बार होगी, तब आपकी बात सुन लेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, और वो सबकॉन्शियस माइंड तब आपके लिए वो काम करना शुरू करेगा। अब ये ऐसा करने के बाद आपको बहुत सारे लाइफ में ऑप्शंस आने लग जाएंगे, उस तरीके के लोग आने लग जाएंगे, इन्विटेशंस आने लग जाएंगी, जो काम आप करना चाहते हो या जहाँ भी आप जो भी आउटकम पाना चाहते हो वो आउटकम्स आपको मिलने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ कि बहुत पैसा आए, बहुत ग्रोथ करूँ, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर आए। मेनली तो जनरली लोगों के यही गोल्स होते हैं। जॉब में उनको एक प्रमोशन मिल जाए, जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो अपना स्टार्टअप कर लें। तो वो किस तरीके से मैनिफेस्ट करें या यूनिवर्स को मैसेज भेजें, वो क्या कर सकते हैं इसमें? सबसे पहले उसमें आपको अपनी ना वैल्यू निकालनी पड़ेगी। Okay. ऐसे ही कहीं भी कोई रास्ता नहीं पकड़ लेना है कि अरे वो भाई को देखा मैंने, वो ये कर रहा है, चलो मैं भी लग जाता हूँ। हाँ उनको जी। देखा करते हुए वो ऐसे कर रही हैं तो मैं भी ये कर जाता हूँ। पहले उसको वो चीज सूट करी, क्योंकि हो सकता है वो उसका बचपन का ड्रीम हो सकता है कि वो उसके साथ वो फीचर गॉड गिफ्टेड हो। हाँ। ठीक है, गॉड गिफ्ट का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। आप अपनी स्किल सबके पास है, सब शार्प करके कुछ भी बन सकते हैं हम दुनिया में, लेकिन जब आपके पास गॉड गिफ्ट आ जाती है ना तो उसका कोई काट नहीं होता है। मैम ये जो आपने बात बोली, मैं आपको आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी सारे व्यूअर्स को बता रहा हूँ, ये मैंने अपने अभी 150 पॉडकास्ट में पहली बार ऐसा वर्ड सुना है, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर, हम इस पर बात करेंगे मैम बहुत ज्यादा। मैम ने जिस तरीके से अभी आपको बताया गॉड गिफ्ट, तो जितने लोग भी अभी वर्किंग हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाया या नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो भी आप काम कर रहे हो बस आपको ये पता लगाना है कि आप वो गॉड गिफ्टेड हो या नहीं हो उस प्रोफेशन के लिए। अगर आप गॉड गिफ्टेड नहीं हो तो आप बड़ा नहीं कर पाओगे। तो जो गॉड गिफ्ट होता है ना, वो हमें पहले अपने पास ये देखना पड़ेगा कि मेरी कोर वैल्यू क्या है। कोर वैल्यू यूनिवर्स ने सबको देके भेजी हुई है। आप कोई पेंटर है तो ऐसे ही नहीं बन गया, उसके पास वो बचपन से ही पेंटिंग को और कलर्स के साथ उसका एक अफेक्शन होता है। म्यूजिक है तो अगर ऐसे ही हम बाथरूम सिंगर हैं, लेकिन हम चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि यार गाना बहुत अच्छा गा लेती हूँ मैं, लेकिन कुकिंग अच्छा शेफ बनना चाहिए मुझे। क्योंकि जो चीज आपके अंदर होगी ना, वैल्यू का मतलब ये है कि आप उसके साथ में आपका एक कनेक्शन हो, जो आप बनना करना चाहते हो। किसी को देख करके हम इंस्पिरेशन नहीं ले रहे हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीच से आपको स्पीच सुनने की वहां पे जरूरत नहीं है। 100% वो गॉड गिफ्ट आपके अंदर हर
मैं यही बोलती हूँ कि जब आप इस अर्थ पे आए हो ना, तो आपको डिकोड करना है अपना मैसेज जो यूनिवर्स ने देके भेजा है, वो डिकोड करो पहले कि वो गिफ्ट क्या है आपके अंदर। अच्छा, आपने कैसे पता चलाओगे? बचपन से अभी तक मैं देखो कि मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस तरफ जाता है। आप रोकना भी चाहते हो तो उस काम को रोक नहीं सकते हो। आपके मन के अंदर कहीं न कहीं आप देखते हो, अगर आपको कोई मॉडल बनना है, कोई आर्टिस्ट बनना है, तो आप बचपन से ही आप देखते हो कि यार बड़ी-बड़ी लाइटें हैं, या फिर मेरे क्राउड में मैं चल रही हूँ, लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, या फिर आपको कुछ रिवॉर्ड या कुछ ऐसा अवार्ड्स वगैरह मिल रहा है। वो चीज़ बचपन से देखते रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहेगा, तो तो वो अच्छा डॉक्टर बनना बन। तो बन तो जाएगा। देखो, आप जो भी चाहो जीवन में बन तो जाओगे, लेकिन बनने के बाद ना आपका मन नहीं लगेगा। आप यही स्टोरी सुनाओगे अपने आस-पास के लोगों के, अरे यार मैं ना वो बनना चाह रहा था, मैं तो यार जाना चाह रहा था बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, लेकिन पेरेंट्स ने कहा तो मुझे ये करना पड़ा। आपका मतलब हाफ हार्टेड काम कर रहे हो। हम्म। और यही वजह है डिप्रेशन की, स्ट्रेस की। आपको लगता है कि शायद प्रेज़ेंट में कुछ गड़बड़ है। हम्म। प्रेज़ेंट में गड़बड़ नहीं है, क्योंकि तुमने चीज़ ही गलत चुनी है अपने लिए। हाँ जी। जब आप सिलेक्शन ही अपने लिए रॉन्ग करते हो, तो उसका कहीं न कहीं स्लो मोशन में एक एनर्जी आपके पास हमेशा आपको डिस्टर्ब यहाँ करती रहेगी। कितना भी हो, मज़ा नहीं आ रहा है काम में। हम्म। वो बंदा फ्लाई कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? हम्म। क्यों इसीलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने सही चीज़ अपने लिए नहीं सोची है। तो सही इसमें चीज़ आप होती है। हेल्प करते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछना चाहूँ, मैम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं अपने करियर में क्या करूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ या नहीं हूँ, क्या हर पर्सन गॉड गिफ्टेड होता है? एक ये भी क्वेश्चन है मेरा। हर पर्सन गॉड गिफ्ट होता है। यूनिवर्स आपको खाना-पीना, अच्छी बॉडी और एक पावरफुल डिवाइन सोल के साथ में आपको एक ऐसा भी देता है, आपको एक ऐसी स्किल, आपको एक ऐसी हुनर देता है, जिससे भिखारी भी ना, बोलते हैं पत्थर, वो बजा के भी पैसे कमा लेते हाँ हैं। जी। तो कुछ गा के भी कमा लेते हैं। तो हर किसी के पास वो चीज़ है, एक्सप्लोर नहीं करोगे गलत। हम क्लास के अंदर देख रहे हैं कि अच्छा वो मेरा फ्रेंड ये सब्जेक्ट लिया है और मुझे भी साइंस ले लेना चाहिए। हम्म। ये सबसे गलत है। हालाँकि आजकल पेरेंट्स आ रहे हैं इस अवेयरनेस में कि वो प्रेशर अब कम डालें, या अभी भी, लेकिन मैं देखती हूँ कि 90% चाहिए, हम्म। 99% चाहिए। मेरे पास पेरेंट्स यही कहते रहते हैं। हम्म। बट उससे मैं पूछती हूँ क्या होगा ये 99% से? मतलब क्या चीज़ें होने वाली हैं? एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा लोगे। लाइफ़ को हैंडल करना तो नहीं सिखा सकता 90% या स्कूल कॉलेज का वो कर। तो आप अननेसेसरी बच्चे पे प्रेशर क्यों डाल रहे हो? हम्म। आप ये देखो कि वो सच में किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो स्विमिंग है, चाहे वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, आप उस तरफ लेके जाओ। और अगर उस जगह आप उसको लेके जाते हो ना, तो उसके लिए पूरा आकाश होता है। वो हम्म। बहुत अच्छा कर सकता है, कोई भी। मैम ये बिल्कुल, ये आजकल लोग अवेयरनेस में तो आ रहे हैं कि अपने बच्चों को हर चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इंट्रोड्यूस कि आप हॉर्स राइडिंग भी करो, स्विमिंग भी करो, चेस भी खेलो, कैरम भी खेलो, आप हुँ, टेनिस भी खेलो, आप क्रिकेट भी खेलो, आप फुटबॉल भी खेलो, आप स्टडी में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ के देखो अब आपका इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है। लेकिन फिर भी उस टाइम पे लोग करियर के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि आप देखते हो जहाँ हम एनसीआर में रह रहे हैं, हुँ, यहाँ इंसान सुबह 8 बजे निकलता है और रात का उसको पता नहीं कब घर पहुंचना है। हुँ, उसका इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने करियर के बारे में सोचे या अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचे। वो समझ ही नहीं पाता कि इसका इंटरेस्ट कहाँ है। उसका इंटरेस्ट तो पबजी में है। अब पबजी में तो कोई करियर है नहीं है। आजकल 99% लोगों की प्रॉब्लम यही है कि उनके बच्चे पबजी खेलते रहते हैं या फिर कोई और मोबाइल में गेम कर लिया। छोटी उम्र में बच्चे गलत आदतों में भी चले जाते हैं। पेरेंट्स की ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि गलत वीडियोस देख रहे हैं, गलत फ्रेंड के साथ बैठ रहे हैं, उस फ्रेंड के साथ मत बैठ, इसके साथ बैठ, तो वो इससे ही लड़ लें। यही हुँ, एक मेजर प्रॉब्लम है। वो हुँ। करियर वाली प्रॉब्लम तो बिल्कुल अलग है। तो अगर मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैम प्लीज मुझे बताओ मेरे अंदर क्या गॉड गिफ्टेड है, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? देखिए, उसके लिए काउंसलिंग होगी, हाँ जी। और वहाँ पे आपके बचपन से अभी तक में बहुत जितने भी लैंडमार्क्स हैं आपके, छोटे-छोटे फैमिली में, या आप किन-किन चीज़ों को करे आप तक, क्या एक्टिविटीज़ आपने करी हैं, कैसा इंटरेस्ट है आपका, कलर कैसा चॉइस करते हो, इमोशन में आप किस तरीके के, बहुत सारी चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं। जहाँ से हमें एक पिक्चर बनती है हमारे सामने, और फिर हम उस चीज़ को आपके सामने बताते हैं कि क्या अच्छा। आपके माइंड में ये सारी चीज़ें हम्म। रहती हैं? हाँ एक जी। सिंगर बनना चाहते हो क्या? तुम्हें सुनना अच्छा लगता है? तो वो कहीं न कहीं हमें ये बात पता चलती है कि यस, ये चीज़ तो है। मैं गाना सुनना बहुत पसंद करता हूँ और गाता भी हूँ, लेकिन मैं किसी से आज तक मैंने बताया नहीं, क्योंकि घर हम्म। वाले चाहते हैं कि मैं एयर होस्टेस बनूँ, या हम्म। घर वाले चाहते हैं कि मैं कुछ और बनूँ। तो हम्म। उनको लगता है यार सिंगिंग,
तुम सिंगर बनना चाहते हो या तुम प्लेयर बनना चाहते हो। लोगों को मतलब इस तरीके से देखा तो कि वो इंसान अपने अरमान ना अंदर ही दफन कर लेता है कि नहीं क्या बताना है घर में लोगों को, क्यों करना है। बट कुछ बच्चे या कुछ लोगों को ऐसा मौका भी मिलता है। कई बार तो मैंने देखा पेरेंट्स इतने स्टूडियस अपने टाइम में रहते हैं और उसी कंपटीशन में रहते हैं कि मेरे बच्चे को भी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। बट इसका पूरा प्रोसेस होता है जिससे हम काउंसलिंग के थ्रू ये पता करके उनको बता पाते हैं कि आपके अंदर कौन सी प्रतिभा है जो ईश्वर ने दी हुई है, गॉड गिफ्टेड है। हाँ जी, हाँ जी। मैम आपने अभी हमें बताया था कि आप एनएलपी भी करते हैं, तो थोड़ा सा एनएलपी के बारे में बताइए कि एनएलपी क्या है और उससे के क्या फायदे हैं और क्या किस तरीके से होता है, क्योंकि मुझे एनएलपी के बारे में बस इतना पता है कि न्यूरो लिंगो करके कुछ इसकी फुल फॉर्म है, मुझे वो भी नहीं पता। तो आप प्लीज मुझे थोड़ा सा इसके बारे में एलैबोरेट करें। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, हाँ, जहाँ पे linguistic। हम आपके माइंड, हमारे न्यूरॉन्स, माइंड यानी आप ब्रेन की बात आ गई, ब्रेन में हमारे जो न्यूरॉन्स हैं 82 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो किस तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं। अच्छा। मगर जैसे ये येलो कलर है लेकिन मेरे माइंड के लिए हो सकता है वो इसे ग्रीन समझे, ठीक है। तो ये हम किसी चीज़ को देख रहे हैं कैसे बाहर, लेकिन हमारा ब्रेन अंदर उस चीज़ को किस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है या परसीव कर रहा है, सेव कर रहा है इमेजेस। इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ें कहते कुछ हैं और उसका अंदर जाके कुछ और प्रोग्राम बन जाता है। ओके। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पे ये बताती है कि आपके किस तरीके से माइंड में न्यूरॉन्स किस तरह से काम करते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है और आपकी लाइफ में उस प्रोग्राम को किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। और अपनी लाइफ को मैं एक लाइन में बोलूँ तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी जो है द वे ऑफ लाइफ है आजकल। अगर जिसने सीख लिया है उसको लाइफ में किसी भी चैलेंज और इश्यू को हैंडल करना आ जाएगा। तो मैम जो न्यूरो एनएलपी, अब जैसे एनएलपी हम बात करें, फुल फॉर्म तो बहुत टफ है मेरे लिए ये। तो एनएलपी अगर कोई वीडियो देख रहा है और उसकी लाइफ में ऐसे क्या चैलेंजेस आ रहे होंगे, थोड़ा एग्जांपल के तौर पे बताइए, वो कनेक्ट कर पाए कि उनको एनएलपी की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एंजाइटी हो रही है, कोई भी, देखो एनएलपी इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट और जहाँ पे आप एंजाइटी है, डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, इन सब चीज़ों को, अपनी पेनफुल मेमोरीज को आप फेड कर सकते हैं। पेनफुल मेमोरीज हमारी लाइफ में कितना स्पेस बना लेती है बहुत ना। ज़्यादा। और वो जो है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पेनफुल मेमोरी जो है वही आपको पुल करती है, पीछे की तरफ पकड़ के रखती है कि अब भाई आगे नहीं जाना है, जब तक मैं यहाँ हूँ। नेगेटिव इतनी फैमिलियर हो जाती है हमारी नेगेटिव पैटर्न वाली एनर्जीज कि आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकती रहती है। तो अगर आप एनएलपी सीख लेते हो, वर्कशॉप वगैरह ज्वाइन करते हो, तो उसमें आप ये सारे अपने पेनफुल मेमोरीज को फेड कर सकते हैं। देखो माइंड से गायब नहीं हो जाएगी कि अच्छा क्या हुआ था परसों, मैं तो भूल ही गया, वो दिन ही एम्प्टी हो गया, ऐसा नहीं है। वो पिक्चर्स रहेंगी लेकिन उसमें जो नेगेटिव इमोशन की इंटेंसिटी होती है वो खत्म कर दी जाती है। ओके। तो आपके लिए वो एक खाली पिक्चर जैसी है जिसमें कोई इमोशन नहीं है। ओके। तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है, आपको लगता है यार ये तो सही है, मैजिक है एक तरीके से, वो बाबा जी से तो अच्छा ही है ना। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एनएलपी वही है, आई मीन जहाँ पे आप मॉडलिंग कर सकते हो। मॉडलिंग इन द सेंस बड़े बड़े जो हिस्ट्री क्रिएटर्स हैं उनको आप देख करके, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता कि गॉड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है, लेकिन मैं बनना चाहती हूँ ऐसा कुछ, ठीक है। कोई बड़ी सेलिब्रिटी आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, आप उसके जैसे बनना करना चाहते हैं, तो आप उनको मॉडलिंग कीजिए। एनएलपी सिखाती है किस तरीके से आप मॉडलिंग करके उस व्यक्ति का पूरा पर्सनालिटी कॉपी कर सकते हैं। अच्छा। जब उसकी वॉक वैसे ही करोगे, उसके माइंड में क्या चल रहा है, आपके सोचने का पैटर्न भी वैसे ही होगा। ये सारी चीजें जब आप थॉट पैटर्न जब वैसे आ जाए, क्योंकि जब आप उसके बारे में पूरा रीड आउट करोगे तो उसकी एनर्जी को भी फील करना शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि जब वो मैं बन जाता है तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। आप प्रेजेंट आइडेंटिटी से बाहर आके उस व्यक्ति को एक तरीके से अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं। वो पर्सनालिटी आपके अंदर शिफ्ट हो जाती है जी। और जब वो शिफ्ट हो जाती है तो इजी अप्रोच हो जाता है आपके गोल की तरफ। जो भी गोल आपके लिए, वो टास्क, वो गोल आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कंट्रोल करना, वहां तक पहुंचना, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली है। अब आप वो कदम बढ़ा करके उस व्यक्ति की मॉडलिंग करके अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो एनएलपी से मतलब आप किसी को भी कॉपी कर सकते हो, हम ये कह रहे हैं? हाँ, आई मीन मॉडलिंग इज थोड़ा और हायर वो है, कॉपी भी ठीक है बट फॉर एग्जाम्पल मुझे सलमान खान की तरह बनना है, तो
मैं बिल्कुल वो सब कुछ सलमान खान जीना चालू कर दूं, तो मैं सलमान खान तक तो नहीं, लेकिन हाँ उस करियर में परस्यू करूंगा, कुछ हद तक सक्सेस मिल जाएगी। मिल जाए, देखिए बिल्कुल मिलेगी। अगर आप सिर्फ ऐसे ही कह रहे हो कि नहीं मुझे सलमान खान बनना है या कोई सिंगर बन रहा है, तो सिर्फ ऐसे नहीं, आपको उनके जैसे जब आप मॉडलिंग करते हो तो उनके डिटेल्स, हमें बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स को भी देखना समझना पड़ता है कि वो व्यक्ति सोचता कैसे है, बैठता कैसे है, उसकी रूटीन क्या है, उसकी वॉक कैसी है, क्या कॉन्फिडेंस है जो उसके अंदर उसको बूस्ट कर रहा है इतना। सारी चीज़ों को रीड आउट कराते हैं हम कि आप क्या मॉडलिंग अगर किसकी करना चाहते हैं। एंड वो मॉडलिंग जब एक बार आप सीख लेते हो तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है आपको उस कैरेक्टर को अपनी पर्सनैलिटी में शिफ्ट करना। और तो आपको ऐसा नहीं लगता एनएलपी से लोग अपनी ओरिजिनलिटी को खो देंगे? नहीं, ओरिजिनैलिटी में कहीं न कहीं वो परेशान हैं और वो चाहते हैं एक नए व्यक्तित्व को पाना। अगर कोई अच्छा। डिप्रेसिव है, अगर कोई तलाश कर रहा है और उसको उसकी पहचान इस समय है कि भई मैं तलाश हूँ, तो तलाश से तो अच्छा है ना कि तुम एक आइडेंटिटी को क्रिएट कर अपने अंदर पाना चाहते हो। बिल्कुल। अगर आपको ये ज़िद है कि नहीं मुझे वैसा बनना है, तो वैसा बनना सिर्फ़ ज़िद तो ज़िद ही रह जाएगी। उसको रियलिटी में चेंज करने के लिए एनएलपी आपको रास्ता देती है कि तुम वो काम कर सकते हो। ओके। एक अच्छा बिज़नेसमैन बनना है, अगर आपको एक अच्छा प्रोफ़ेसर बनना है, तो आप उन लोगों की मॉडलिंग कीजिए, उनके बारे में पढ़िए और उस व्यक्तित्व को जीना शुरू तो कर इसका दीजिए। पूरा प्रोसेस कैसे होता है? मतलब अगर कोई फर्स्ट डे आपके पास आता है तो कितना टाइम लगता है उसको ये पूरा मॉडलिंग समझने में, और किस तरीके से वो ये प्रोसेस चलता है पूरा? ये देखिए डिपेंड करता है। एंड एक मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ कि एटलीस्ट 3 टू 4 डेज़ का हम सेशन लेते हैं जिसमें, और मॉडलिंग चैप्टर ये जो है उनके सेशंस लेकर के ये फिनिश करते हैं। अच्छा, हुँ, तो आप इसमें ये भी हेल्प करते हैं, जैसे हम सलमान खान की बार-बार बात कर रहे हैं, तो हुँ, सलमान खान का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो हुँ। आप ये भी हेल्प करते हैं कि सलमान खान इस टाइप के कपड़े पहनते हैं, इस टाइप से बोलते हैं, इस टाइप से बैठते हैं, ये खाना खाते हैं, इतने टाइम वर्कआउट जाते हैं, इन एक्टर्स के साथ उन्होंने मूवीज़ करी हैं, इस लोकेशन पे रहते हैं, मदर-फादर के साथ रहते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और साथ में उन पे 1-2 केसेस भी चल रहे हैं, तो वो भी ध्यान में रख लें। देखो ये तो सारी चीज़ें, अब देखो इंस्पिरेशन, वही मैं कहती हूँ ना, कभी किसी को आइडियल नहीं बनाना। ओके। जब आइडियल बनाते हो ना, तो उसके साथ उसकी नेगेटिव चीज़ें भी आप में आती हैं। हुँ, ऑलवेज़ टेक इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन लोगे तो आप वो देखोगे जो आप पाना चाहते हो। लेकिन जब आप कहोगे आइडियल, वो बंदा मेरा आइडियल है, तो उसके जीवन में देखो कोई भी ऐसा है नहीं जिसकी लाइफ में कुछ नेगेटिव पोर्शन ना हो, हुँ, नेगेटिव सिचुएशन सीन नहीं हो। तो अगर जब आइडियल बोलोगे आप, तो उन चीज़ों को भी फ़ोकस करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इंस्पिरेशन लेते हैं किसी से, तो आप सिर्फ़ वही लेते हैं जो आपको चाहिए, जो आपके व्यक्तित्व को, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, शाइन करता है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी एंड इंस्पिरेशन, यस, राइट? यस, मेरा अपना यही तरीका है। आप मैं आप किसी किसी को को ये नहीं कहते आइडियल बनो, आप नहीं, कहते हैं इंस्पिरेशन लो खाली। यस, मैं आइडियल नहीं किसी को भी ऐसा समझती हूँ, बनना समझती हूँ, ना मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे आइडियल बनना चाहिए उसके जैसा। आप इंस्पिरेशन लीजिए और उसकी बेस्ट चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, अपनी लाइफ़ में मॉडलिंग कीजिए। जैसे आपने सलमान खान का बोला ना, कि तो ये आउटर वर्ल्ड की चीज़ें हो गई कि हुँ, सलमान खान ऐसे ये सारी चीज़ें करते। लेकिन वो कौन-सी स्पिरिट है जो सलमान खान को सलमान खान बनाई हुई है? जी, ये हम वहाँ पे आपको बताएँगे कि सलमान खान अपनी लाइफ में सलमान खान बना कैसे और जी, क्यों बनना चाहा सलमान खान। ओके। तो वो जब छोटी-छोटी चीज़ों को, तो वो आपको हिट करेगी इमोशंस के साथ। वो सारी चीज़ें हम जब आपसे कराते हैं, बताते हैं उनके बारे में, तो आप उस पर्सनैलिटी को अपने अंदर शिफ्ट होते हुए देखते हो। मैम एक टॉपिक आता है, आपने अभी बताया था कि यूनिवर्स, आपने एक वर्ड लिया था कि यूनिवर्स में आप माँगोगे, यूनिवर्स से आपको मिलेगा। तो यूनिवर्स की मैकेनिज़्म क्या है? जैसे हर एक प्रोसेस की एक मैकेनिज़्म होती है, एक प्रोसेस होता है कि ये चीज़ इस तरीके से काम करती है, चाहे वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हो या हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, अफ़र्मेशन करते हैं। तो हम इस पर बिल्कुल जानना चाहेंगे कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, और ये यूनिवर्स नाम की चीज़ क्या है? मैं तो यूनिवर्स उसको मानता हूँ जिसमें सन है, मून है, अर्थ है और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं। तो हम तो उस यूनिवर्स को समझ पा रहे हैं, शायद आपका यूनिवर्स अलग है। और वो उस यूनिवर्स में क्या-क्या है, कौन-कौन है, कौन हमें कंट्रोल कर रहा है? क्या ऐसा है कि हमसे ऊपर कुछ आत्माएँ हैं, भगवान हैं जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम उन्हीं के हिसाब से चलते हैं? क्योंकि कुछ अच्छा होता तो हम कहते हैं हमने किया, खराब होता तो भगवान ने करा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यूनिवर्स है, आपने सुना होगा कि पुराने लोग बोलते थे ना कि तुम्हारे अंदर भगवान है। हुँ, तो लेकिन हम फिर भी मंदिर वगैरह में इधर-उधर जाते ही हैं। वहाँ जाते हैं क्यों? क्योंकि भाई वहाँ की वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है। लेकिन यूनिवर्स जो है,
अगर हम आंख बंद कर लें तो कुछ दिखाई दे रहा है हमें, ना सूरज दिखेगा ना चांद दिखेगा। हाँ जी। तो ये जो पोर्शन है ना, जैसा कि पता है कि ये आपका किंग है, ओके। ये सब कुछ यहीं से है। हाँ जी। यूनिवर्स भी आपके अंदर ही है। अगर सूरज चांद सितारे वो सब है, 70% अगर इस अर्थ पे वाटर है तो 70% आपके अंदर भी है। हाँ। स्टार्स भी आपके अंदर है। और सूरज चांद, आप जैसे नाड़ी वगैरह जो होती है उसमें चंद्र और सूर्य होती हाँ है जी, नाड़ी, हाँ जी, हाँ वो जी। सारी चीजें जो आप ब्रह्मांड के अंदर देखते हो, वो सारी चीजें आपके अंदर स्थापित हैं, आपके अंदर है। अगर आप उस चीज को अगर हमेशा अपने आप में आ जाते हो, अपने रियल यू में आ जाते हो, और आप 24 आवर्स में एक बार भी ये सोच लेते हो ना कि मैं ब्रीथ करूँ। बहुत सारे लोग, सांस तो हम सब ले रहे हैं, हाँ जी। लेकिन इस चीज की अवेयरनेस बहुत कम लोगों को रहती है कि हम सांस ले रहे हैं। हम्म। जब आप इस अवेयरनेस में आ जाते हो कि हम सांस ले रहे हैं, और गहरी सांस जब लेना शुरू कर देते हो, तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हो। और आपके उस समय पे आपके जो ये बैकबोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब बॉडी पोस्चर ऐसा ही होना चाहिए। एंड आप जब गहरी सांस लेते हैं, अपने नेवल से सांस लेते हो, तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी टेंशन, मैं एक बहुत ही मतलब अब बिना आपके पूछे आपके हाँ व्यूअर्स जी, को हाँ जी, बिल्कुल, बता रही बिल्कुल हूँ मैम। कि अगर वो चाहते हैं कि भाई रोगी नहीं रहना है, मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मुझे हेल्दी रहना है, तो ये सबसे पावरफुल टिप्स है कि आप ना सांसों पे अपना ध्यान दे दो और डीप ब्रीथ कर लिया करो। जब भी ध्यान आए आपको, आप डीप ब्रीदिंग करो। आपने बोला, मैंने शुरू कर दिया। तो जैसे आप डीप ब्रीदिंग करोगे ना, आप अवेयरनेस में आ जाओगे कि हु आर यू। जब हम सांस लेते हैं और बैकबोन स्ट्रेट करते हैं, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो। और जैसे आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हो, आपकी थॉट पैटर्न वगैरह इमीडिएटली सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। वो जो स्लाउची शोल्डर्स करके हम बैठे रहते हैं, या फिर हमें स्ट्रेस है तो नीचे की तरफ देखते रहते हैं, उदास रहते हैं, ये सब कुछ विद इन सेकेंड खत्म होता है। हाँ। तो यूनिवर्स, मुझे मेरे हिसाब से यूनिवर्स, हम बाहर तो देख रहे हैं लेकिन यूनिवर्स को रिप्रेजेंट हम ही कर रहे हैं। 5 एलिमेंट्स जो यूनिवर्स में है, जल अग्नि वायु आकाश, जिस तत्व से बना हुआ ये ब्रह्मांड, वो आपके अंदर भी है। जब आप ये सच्चाई जान जाते हो कि यार यूनिवर्स के पास भी वही है, मेरे पास भी वही सारी चीजें हैं, तो आप यूनिवर्स के को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब रिप्रेजेंट कर रहे हो यूनिवर्स को, एक आंशिक रूप से आप यूनिवर्स का एक हिस्सा बन जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक हो जाता है। आप एक्सपेंड करना शुरू कर देते हो, आप गिविंग हो जाते हो। चेंज कांस्टेंट, जो यूनिवर्स का नेचर और बिहेवियर है, वो आपके अंदर अनलॉक होना शुरू हो जाता है। और जब आप यूनिवर्स की पहचान अपने अंदर देख लेते हो, तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक आप ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें जाने लगती हैं। क्योंकि हम अपने आप को समझते ही आम इंसान है, और हम कहते हैं यार भगवान करेगा, सूरज भगवान करेंगे, या यूनिवर्स मेरी बात सुन लो, ऐसा कुछ करते हैं। जब अगर आप खुद को यूनिवर्स का अंश समझते हो ना, कि वो 5 एलिमेंट्स है, तो मैं भी बना हूँ, मैं ही हूँ ब्रह्मांड का अंश। अपने आप को एक बार फील करके देखो, आई एम द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। उसी समय आपके अंदर वो जागृति आ जाएगी, एक्टिवेट हो जाएंगे एनर्जीज। और मैं तो ऐसा ही समझती हूँ कि यूनिवर्स, जिस एटम, जो यूनिवर्स को बना, जिस रॉ मटेरियल से यूनिवर्स बना हुआ है, उसी रॉ मटेरियल से हम बने हुए हैं। मैम, आप पर्सनल क्वेश्चन है मेरा, आप हाँ या ना में आंसर कर सकते हो। आप भगवान को मानते हो? बिल्कुल मानती हूँ। भूत को मानते हो? देखो, नहीं मानना भी मानना है और मानना भी नहीं मानना है। जो लोग कहते हैं ना कि हम आस्तिक हैं, क्या है, नास्तिक हैं, हाँ जी। तो वो भी तो बिलीव ही कर रहे हो ना, किसी नहीं पे भी तो कर रहे हो। वो नहीं क्या है, वो भी एक तो फॉर्म है ना, एक एनर्जी है। वो नहीं कि नहीं, मैं नहीं मानता कि मैं भगवान, तो क्या तुम अगर नहीं मानते हो, तो वहां पे तो तुमने एक बिलीफ सिस्टम, अपना बिलीफ क्रिएट कर ही दिया ना, कि वहां भी मैं नहीं मानता में भी गॉड, कोई शक्ति तो आ गई ना। किसको नहीं मानते हो? तो मैं उसको नहीं, भगवान को नहीं मानता हूँ, वहां भी आपका एक बिलीफ आ गया। मैम, तो ऐसे केसेस आते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास क्या, कि इसके ऊपर वशीकरण करा दिया है, ये उसके वश में है, इसका दिमाग उसके कंट्रोल में है, हमने कई बाबाओं को दिखा लिया, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आप कुछ देख के इसको समझाइए। देखो, इस तरीके के केसेस आते हैं, भूत प्रेत वाले भी आते हैं कि इनको बहुत दिन से ऐसे है, माता वो चढ़ रही है, या फिर भूत आ गया है। लेकिन मुझे ये सारी चीजों को मैं नहीं वो करती हूँ, क्योंकि भूत होते तो हैं ध्रुव, लेकिन
वो इतने वेले नहीं बैठे हुए हैं आपके लिए कि आपके पास आएंगे अपनी दुनिया को छोड़ करके। हाँ जी, उनका एक अलग वाइब्रेशन, अलग फ्रीक्वेंसी पे frequency है, है। अलग दुनिया है, और वो उनकी दुनिया बहुत अच्छी है, वो अपनी दुनिया में बहुत खुश है। जी, आप जब तक कुछ ऐसा काम नहीं करोगे, कोई ऐसा मर्डर वर्डर कर दिया है कुछ गलत, तो फिर आपको एक फियर आएगा, डर आएगा। वो चीज़ हो सकता है कि आपको लगे कि ये भूत है या क्या है, बट इन जनरल मेरे पास जब भी क्लाइंट आए हैं तो उनको बहुत अच्छे से हीलिंग समझाया दी गई आपने। है, काउंसलिंग की गई है, और बहुत अच्छे से ठीक होके गए हैं। अगर लोगों की जैसे प्रॉब्लम चल रही है आजकल, सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम मैम यूथ की जो है वो ब्रेकअप की है, हुँ, और जो मैरिड पर्सन की है मैम, उनकी यही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हुँ। तो अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है और बिल्कुल उसको लग रहा है अब तो सुसाइड ही कर लेता हूँ और तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपके पास आता है, तो आप उसे किस तरीके से काउंसल करते हो, आप क्या समझाते हो उसे? क्योंकि वो हो सकता है कि वो सिर्फ ये वीडियो देख के ही समझ जाए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी आपके आने से पहले ना मेरे हुँ, पास जस्ट एक कॉल आई कि मुझे ना सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ आ रही थी, तो मैंने उनको बस इतना बोला कि ये जो आपको सुसाइडल मैं मरना चाह रहा हूँ, मुझे सुसाइड करना है। तो मैंने कहा कल कर लेना, हुँ, अभी थोड़ा-सा रुक जाइए आप, कल आज मैं हूँ नहीं, आप कल कर लेना। कल मॉर्निंग में का अपॉइंटमेंट मैंने उनको 11 बजे का दिया हुआ है, कल वो आएँगे। बट देखो, ये आपका क्वेश्चन ये था, मैंने जस्ट एक कॉल ब्रेकअप, आई हाँ, मैंने हाँ, बता दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, बट ब्रेकअप में क्या चीज़ें होती हैं ना, हम जब अपने आप को नहीं समझ आता बेसिक प्रॉब्लम क्या है, रिलेशनशिप में जाने के लिए आजकल के यंगस्टर्स जो हैं, बहुत उनका अलग ही एक फीचर चल रहा है। हुँ, लेकिन वो चाहते हैं मज़ा वही 90s वाला, 80s वाला, कि लॉन्ग लाइफ और बहुत अच्छा चले, ऐसा हो हुँ, कोई हुँ, टूटे नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हो, डिप्रेशन ना आए। तो उसके लिए आपको वो सारी चीज़ें फ़ॉलो भी तो करनी पड़ेंगी ना, वो हम फ़ॉलो करने के लिए रेडी नहीं हैं। जी, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे साइट हैं। तो इसीलिए हर इंसान अपनी मर्ज़ी से, अपनी कंडीशन के हिसाब से पहली बात तो वो ड्राइव कर रहा है। हुँ, उसको रोड के रूल से कोई लेना-देना ही नहीं है कि हाँ भई जी, ये सिग्नल्स तोड़ो, कहीं भी पैसा दे दो, आगे बढ़ जाओ टाइप। ऐसे चलती हैं सारी चीज़ें, चल रही हैं आजकल जो मेरे पास हुँ, लोग आ रहे हैं। तो पहली बात तो आपको सबसे पहले रिलेशनशिप में जाने के लिए देखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में मैं जा तो रहा हूँ, क्या फर्स्ट रिलेशनशिप मेरा अपने साथ में है? सेल्फ लव, सेल्फ लव। अगर आपको अपनी सोल से, अपने आप से प्यार नहीं है, तो बड़ी साफ-सी बात है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको तो प्यार नहीं देगा। क्योंकि हुँ, वहाँ पे आप एक तरीके से आप अपने लिए मॉडल हो, और आप खुद से ये खुद बता रहे हो कि मत करना प्यार, मैं तो खुद को ही नहीं पसंद करता। जब मैं खुद को ही नहीं पसंद करता, तो आपने फिर कैसे ये सारी चीज़ें, बाहर के लोग कैसे आपके साथ कनेक्ट होंगे? ट्रू, और ये सारी चीज़ें हमें लगता है ना, सामने वाले को कैसे पता चलेगा? आपकी वाइब्रेशन बताती है, आपकी फ्रीक्वेंसीज़ बता देती हैं, आपकी वाइब्स बता देती है कि सामने वाला आपके पास सिर्फ़ 2 महीने रुकने वाला है, 2 हफ्ते रुकने वाला है, या 2 दिन रुकने वाला है, हुँ, या सारे जीवन आपके साथ रहने वाला है। तो जब हम अपने आप के साथ अच्छे से कनेक्ट होंगे और हमें पता होगा कि रिलेशनशिप मीन्स कंट्रीब्यूशन, हुँ, नॉट वो केयरिंग होना चाहिए, वो लविंग होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो वो वैसा रिच होना होना चाहिए, चाहिए। वो गिफ्ट देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हुँ, ये भई लाओ, 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 ऐसे ये बेगरपंती नहीं है। लव हुँ, एंड इश्क एंड रोमांस इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पे आपको बहुत प्योर चीज़ है। सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे गिविंग होना पड़ेगा सबसे हुँ, पहले। और जब 2 लोग होते हैं एक रिलेशनशिप में, और एक ने दिया, दूसरे ने भी दिया, तो आप कहाँ डालो? यूनिवर्स में डालो। अपने रिलेशनशिप के उस ट्री को हरा-भरा कर रहे हो, तो उस ट्री पे डेफ़िनेटली बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे फल-फ्रूट आएँगे, जिसको आप लाइफ़ में एन्जॉय करोगे। तो पहले हमें ये देखना है कि रिश्ते में पाने के लिए हम दे क्या सकते हैं, हुँ, लेने की बजाय। अगर आप किसी के लिए कुछ दे सकते हो, तभी आप रिलेशनशिप में आओ, नहीं तो रिलेशनशिप वैसे ही है, अगर आप सिर्फ़ आ रहे हो कि नहीं मुझे सिर्फ़ चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कोई केयर करने वाला मिल जाए, कोई ऐसा हो जाए, कोई तो ये सारी चीज़ें होती, मुझे ऐसा लगता है कि ये आप सबसे पहले आपको अपने आप के साथ में रिलेशनशिप बनाना चाहिए। अपने बारे में मैं बहुत सारे लोगों से पूछती हूँ, अपने बारे में बताइए कुछ। कहते हैं मुझे अपने बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, आप बताओ। हुँ, आप बताओ देखते हैं। मैं ज़्यादातर लोगों को क्वेश्चन करती हूँ, भाई अपने बारे में कुछ डिस्क्राइब करो। मैं क्या बताऊँ अपने बारे में? हुँ, मुझे नहीं पता है अपने बारे में। आप दुनिया की रिसर्च कर रहे हो, पाम पे आपकी दुनिया है, लैपटॉप, पाम टॉप सब चल रहा है, फ़ोन में सारी दुनिया है, आप सबके बारे में नॉलेज है, बट आपको पता नहीं कि हू आई एम। हुँ, मिसिंग पर्सन तो फिर मिसिंग ही रहेगा ना। हुँ, 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 उसके हुँ, पास अच्छी चीज़ कैसे आ सकती है? ट्रू,
खोए हुए आदमी का तो पता, वो तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है तुम्हें। तो पहले अपना देखो कि कहाँ खोए हो, कौन हो तुम, क्या चाहते हो, लाइफ कैसी चाहते हो, रिलेशनशिप कैसा चाहते हो, ये भी नहीं पता है हमको। बस कोई बंदी होनी चाहिए या कोई बंदा होना चाहिए अच्छा सा जो खूब केयर करे। तो ऐसे चीजें आपने अपनी कभी केयर की है, अपनी सोल को कभी प्यार किया है, अपने हाथ को कभी ऐसे स्पर्श किया है, अपनी आईज में, अपनी कॉर्नियाज में आई टू आई कांटेक्ट किया है कि मैं कौन हूँ। मिरर में जब अपने आप को एक बार देखोगे, अपने आप के साथ इंटरेक्शन करोगे, तब मजा आएगा ना आपको। तब आप वहां अगर आप फेस कर सकते हो और आपकी पहचान अपने आप से बन जाती है, तो आपके पास फिर मांगने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे रिलेशनशिप आपके पास आएंगे। क्या बात है मैम, ये जो आपने नॉलेज दी है, ये मैं धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा हूँ। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और साथ में मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत पीछे से चल रहा है। मैं ये पॉडकास्ट आप लोग देख रहे होगे और आप, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉइंट पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी बात नहीं हो रही है। हर पॉइंट पर हम लोग मास ऑडियंस को कनेक्ट कर रहे हैं। हम लोग कोई भी ऐसी ये नहीं सोच रहे हैं कि क्रीम और इलाइट व्यूज आए हमारे, सिर्फ 5-7 या 10-20-50 हज़ार लोग देखें। हम चाह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ व्यूज आए, और ये मिलियंस की प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम और आती है आज के टाइम में, जनरली यूथ को ये प्रॉब्लम है कि वो ये कहते हैं कि रिश्तेदार उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के टाइम में सुसाइडल केस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे, और बच्चा उस प्रेशर में दब जाता है कि नहीं, मैं नहीं अच्छा कर पाया, पापा की इज्जत क्या रह जाएगी, मम्मी की इज्जत क्या रह जाएगी, वो कर लेता है सुसाइड कमिट। तो उस केस में वो हम सुसाइडल रेट कैसे कम करें, क्योंकि ब्रेकअप का तो देखो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है। इसका क्या कर सकते हैं हम लोग? ब्रेकअप का भी आपने बताया, सेल्फ लव एक सॉल्यूशन है, इसका क्या सॉल्यूशन है मैम? रिश्तेदारों का क्या करें? देखो आप ना, पहली बात, मेरे पास जब भी कोई बहू आती है, किसी की वाइफ आती है ना, ये बोल के कि मेरी ना सास ना ऐसे है वैसे है, ये है वो है, तो मैं सबसे पहले उनको बोलती हूँ कि चोट किसको लगी है। वो कहती है मुझे प्रॉब्लम है। मैं कह, आपको ही पट्टी होगी, सास को तो नहीं हो सकती। सास को तो वो यहाँ आने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कह रही है मैं तो बल्ले बल्ले, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जरूरत नहीं, मुझे तुम्हें डांट के ही मजा आ रहा है। ठीक है, तो वो उसको तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पे किसको चेंज होना पड़ेगा? परसेप्शन किसका चेंज होगा? आपका। तो वो तो अगर उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया है, हो सकता है उनकी मदर ने उनको बहुत खराब तरह से रखा, जीवन में बहुत सारी तकलीफें उन्होंने, हो सकता है आप लोग को अपने बच्चों को पालने में किया हो, तो वो कड़वाहट इंसान के जीवन में आ जाती है। ओके। और वो उस एक्सपीरियंस के थ्रू चाहता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे तो मेरी बहू भी उठे, मैं इस काम को इस तरह से करती हूँ तो सामने वाला भी वैसे ही करे। वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं रहता है कि भाई मेरे एक्सपीरियंस दूसरे, उनके एक्सपीरियंस दूसरे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करेंगे। यानी हमारे जो रेफरेंसेस होते हैं पास्ट के, वही हमारे, चाहे आप कितना भी किसी को कहो बदल जाओ, बदल नहीं सकता वो ऐसे, जब तक कि वो या तो एक डिसीजन ले, उस पर काम करे। लेकिन अगर कॉन्शियसली कहो नहीं तुम बदल जाओ, नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता, क्योंकि उसके रेफरेंस काम करेंगे, ईगो बीच में आ जाता है, ईगो आ जाते। तो यहाँ पे हम यही चीज उनको बताते हैं कि अगर रिलेशनशिप, रिश्तेदारों वाली बात है, तो आप रिश्तेदारों को, आप हस्बैंड वाइफ कई बार होते हैं कि मेरे यहाँ रिलेटिव्स आ जाते हैं, फिर मेरे हस्बैंड बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ऐसे करना चाहिए और ऐसे ही रहना चाहिए। मैं उनको यही बोलती हूँ कि नहीं, देखो आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हो। एक क्वेश्चन ये भी आता है, इसी के बीच में मैं आगे आती हूँ कि अगर बच्चा है और पेरेंट्स हैं और वाइफ है, तो किसको चुनना चाहिए? अक्सर लोग चले जाते हैं मम्मी पापा के पास, है ना? ये भी रॉन्ग है। साइकोलॉजी सेज कि अगर आपको जिसके साथ अंत समय तक रहना है, अगर आप पेरेंट्स के साथ जाते हो तो अपने पेयर को खराब कर लोगे। ठीक है, पेरेंट्स के साथ तो वो दो हैं साथ में, ठीक है, आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनको आदर दीजिए, उनकी जो डिजायर्स हैं वो पूरी कीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि आपने शादी इसलिए करी है कि ये जो मेरे घर में मेरी जो वाइफ है वो इसीलिए आई है क्योंकि वो अपने मेरे माता पिता का सब ड्रीम पूरा करेंगी, तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर रहे हो। ट्रू। तो यहाँ पे आपको अपने, सबसे पहले अपने लिए सोचना पड़ेगा। आपस में एक ऐसी ट्यूनिंग बना लो कि चलो यार, पेरेंट्स आए हुए हैं या ये रिलेटिव आए हुए हैं, चाचा जी आए हुए, ये चाचा जी का ऐसे ही होता है, बहुत शोर रहता है और उनसे बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें करेंगे, बट ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, इनकी बात बस आई जाई कर देना,
हाँ में हाँ मिला देना। ये ट्यूनिंग अगर आप पहले ही मिला लो ना अपनी वाइफ के साथ में, या अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ में कि मेरे रिलेटिव आने वाले हैं, प्लीज थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लेना 2 दिन के लिए, तो एक थोड़ा आपको वो मिल जाता है कि आपको सपोर्ट सिस्टम, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके साथ है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है और वहाँ पे आपके रिलेटिव आ रहे हैं और वो कुछ इवेंट ऐसा हो गया है जो डिसअपॉइंटमेंट दे सकता है और हस्बैंड भी आपके खिलाफ हो जाए, तो फिर वहाँ पे चीज़ें ठीक से होने वाली नहीं हैं। तो आपस में आपको ये ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी हस्बैंड वाइफ को कि आपके रिलेशनशिप को चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। आपके घर आए हुए मेहमान का आप मेहमान नवाज़ी भी कीजिए और आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग एक क्रिएट कर लो बैक ऑफ द स्टेज, जहाँ पे आपको पता हो कि चल कोई नहीं यार, यहाँ सुन लेना है 2-4 दिन के लिए। मैम ये इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वैसे, इनकी वजह से डाइवोर्स भी हो जाते हैं और इंस्टेंट डाइवोर्स हो जाते हैं और लोग एक्चुअली झुकना नहीं चाहते और मानना नहीं चाहते, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। वो सोचते हैं अच्छा ठीक है, चली गई अपने घर, अपने आप आएगी। चला गया, ठीक है, अपने आप आएगा जब ज़रूरत लगेगी उसको। उसको लगेगा तो आ जाएगी वरना हम भी नहीं बुलाते हैं। तो क्या ये जो मेंटालिटी है, जो ये हम डिसीज़न लेते हैं, जो ये हमारी अप्रोच है, ये ठीक है या हमें झुक जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। आई मीन जो ये नहीं, आपका क्वेश्चन था कि जो ईगो है उसको हमें और ग्रो करना है, उसको और बड़ा करना है या फिर झुक जाना है। तो आपको देखना है कि रिलेशनशिप, पूरी पृथ्वी पे अकेले रहना चाहते हो तब तो ईगो के साथ चले जाओ। हाँ जी। ठीक है कि नहीं, मैं अकेला खुश हूँ, मैं चाय भी बना लूंगा, मैं जीवन भी जी लूंगा, बीमार भी पड़ गया तो मैं अपने आप को देख लूंगा, मुझे कोई नहीं चाहिए। जब कोई नहीं चाहिए तो बल्ले बल्ले जाओ ईगो के साथ। लेकिन अगर आपकी सच्चाई ये है कि नहीं, हर इंसान को कोई चाहिए, और जो हम कहते हैं ना कि बाहर वाला आ जाएगा 2 दिन आपका साथ दे देगा, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं तुम मत, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है लेकिन मुझसे तो वो भी अच्छे से बात करता है, वो भी अच्छे से बात करता है। जब दूर होगा, आपकी रियलिटी चेक नहीं होगी तो कोई भी आपको प्यार से बात करेगा। लेकिन जब आप किसी के साथ होते हैं और आपकी बहुत क्लोज, बहुत सारी सिचुएशंस, इवेंट्स, कुछ ऐसे नेचर, हैबिट्स, बिहेवियर वहाँ डिस्प्ले होते हैं जिसको हमें एक्सेप्ट करना ही रिलेशनशिप है जी। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते और आपको लगता है कि यश चोपड़ा की पिक्चर में या एकता कपूर के सीरियल में जो चल रहा है वो घर में भी होगा, हाँ जी। सब कुछ वैसे ही सुंदर सा होगा, तो वैसा तो होता नहीं है। बिल्कुल। आपको ये शादी करना इज द प्रोसेस, लेकिन उसके अंदर जा करके बहुत सारी चीजें हैं। जब आप उस शादी में जाते हैं तो उस रिलेशनशिप में वहां पे आपको एक हस्बैंड बनने के लिए, वाइफ बनने के लिए उनकी बहुत सारी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी चेकलिस्ट होती है, वो भी चेक करनी पड़ती है आपको। वो जब आपने कर लिया तब आप बनते हो हस्बैंड या वाइफ। खाली हम फेरे ले लिए और हम कह दिए कि हम शादीशुदा हैं, से तो शादी नहीं का मतलब नहीं है। आप जब उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम किसी काम को, किसी ऑफिस में जाते हैं तो हम वहाँ के उस पोस्ट को पूरे अच्छी तरीके से, हमारे जितने काम होते हैं उन सब कामों को करते हो ना, वैसे ही शादी में भी आके। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, शादी का मतलब तो सिर्फ ऐसे है कि हुक्म चलाना टाइप से है, या फिर वाइफ कुछ और अपनी तरह से सोच के कुछ आइडिया लेके आए हो कि मुझे क्यों दूसरों से मतलब रखना है, रिलेटिव का मैं क्या करूं, सास से मुझे कोई लेना देना नहीं। पहले से ही पिक्चर माइंड के अंदर पोस्ट करके आते हैं कि नहीं, हमें किसी से लेना देना नहीं है, सास को मैं तो कट टू कट जवाब दूंगी, खास मतलब नहीं है मुझे हस्बैंड से, ऐसे हस्बैंड इज लाइक अ ATM बैंक, ये सब भी डायलॉग्स आ गए हैं। जब आप इस सब पिक्चर के साथ आ रहे हो रिलेशनशिप में, तो फिर सोचो कैसी वो शादी होगी। शादी का सही तरीका ये है कि आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं जहाँ पे आप आपके अंदर की सारी अच्छाई दूसरे को गिफ्ट करने वाले हैं। बिल्कुल। और सामने वाला जो अच्छाई लेकर के आ रहा है वो आपको गिफ्ट करने वाला है। जब आप एक दूसरे को गिफ्ट देते हो ना, तो वहाँ पे फिर कमी नहीं रह जाती है, वहाँ पे भरपूर होता है। यानी आपके पास प्यार भी है, सेहत भी है, आप घर वालों को भी मैनेज कर सकते हो और रिलेशनशिप को भी लॉन्ग लाइफ रख सकते हो। दीज आर द थिंग जो स्मॉल, जो मतलब वैल्यूज देखनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है कि शादी क्यों कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि शादी करनी है, या शादी का रियल मतलब भी पता है। तो दिस इज ऑल। है, बिल्कुल है। कविता मैम, जैसे आप हिप्नोथेरेपी भी करते हो, तो बेसिकली हिप्नोथेरेपी क्या होती है और किस टाइप के लोगों के लिए है वो, और उसकी किस टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो करती है? हिप्नोथेरेपी एक बहुत ही पावरफुल थेरेपी मैं बोलूँगी, और ये थेरेपीज जो होती है इनका आउटकम सबसे पहले तो बहुत ही जल्द इंस्टेंट होता है। ओके। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी काउंसलिंग जैसे बहुत सारा समय लग रहा है।
ये, और इसे किसी भी एज ग्रुप के लोग करा सकते हैं। वूम में अगर कोई बच्चा है उसकी भी हिप्नोथेरेपी उसकी हो सकती है, उसके मदर के थ्रू। ओके। एंड कोई भी एज ग्रुप इसको करा सकते हैं। और इससे हम लोग क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है? इससे कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है, केजोफेनिया अच्छा। जैसे प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, माइग्रेन, स्ट्रेस, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बॉडी में कोई बहुत पेन है, स्टिफ हो गई है तो वो ठीक हो सकती है। अभी मेरे एक क्लाइंट आ रहे थे जिनको 2 साल से फीवर था कंटिन्यू, उसकी 3 थेरेपी में उनका फीवर हमेशा के लिए ठीक हो गया। आई मीन शी इज फाइन नाउ। तो कोई भी हिप्नोथेरेपी बहुत पावरफुल है। क्यों है ये पावरफुल? बिकॉज कॉन्शियस लेवल पे यहाँ पे कुछ होता नहीं है, ना ही यहाँ कोई मेडिसिन दी जाती है। आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हैं हम और सबकॉन्शियस के थ्रू कनेक्शन बनाते हैं, और सबकॉन्शियस में जो भी आपका मैसेज है, जो भी आप चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको इम्प्लांट करते हैं। ओके। तो सजेशंस के थ्रू। और वो क्योंकि अल्फा स्टेट होती है, उस समय हमारे माइंड की जो स्टेट होती है हिप्नोथेरेपी में, जो मेडिटेटिव स्टेट होती है अल्फा स्टेट, वो है जहाँ पे आप एक रिसीविंग मोड में आ जाता है आपका माइंड। सबकॉन्शियस माइंड उस समय ओपन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और उस समय अगर आप कुछ भी उस जो प्रॉब्लम है, चैलेंज है, उसका जो एंटीडोट है वो हम सजेशन के थ्रू करके क्लाइंट को हील करते हैं। मैम, हिप्नोथेरेपी के थ्रू क्या हम अपनी पास्ट लाइफ में भी जा सकते हैं? पुनर्जन्म को आप मानते हो क्या? मैंने सुना है ऐसा कि हिप्नोथेरेपी से आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करा सकते हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, बट मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को मैं नहीं करती हूँ, और आई डू, बट मैं आजकल अब नहीं कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ हम मना करते हैं कि आप पीछे मत मुड़ के देखो, आप पीछे जो चीजें हो चुकी हैं वहां जा करके वहां की चीजों को एक्सपीरियंस करना, मुझे लगता नहीं है कि, मैं नहीं जनरली मना करती हूँ। जब चीजें प्रेजेंट में हैं, अवेलेबल हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, थेरेपीज हैं जिससे आप कर सकते हो। We are seeking for future, then why we are तो looking at क्यों? past? क्योंकि एक अननेसेसरी एक नई स्टोरी में आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करे, अब आप उसके बारे में बैठ के सोचोगे, फिर मेरे पास आ जाओगे 6 महीने बाद, क्यों इस स्टोरी से मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, हम यहाँ से निकालो। सही बात है। तो मत जाओ भाई, क्यों जरूरत है पीछे जाने की? आगे देखो, आगे बढ़ो, आगे जाओ। हाँ जी। आज के टाइम में मैम एक कॉमन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। हर इंसान, चाहे वो शादीशुदा हो या उसकी अभी शादी नहीं हुई है, सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब ही इज नॉट वेरी मच प्रिटी हैप्पी विद वन पर्सन। ये शायद मेरा पर्सनल थॉट भी हो सकता है, शायद आप लोग भी कनेक्ट कर पा रहे हो। एंड इसके साथ 2 प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। एक तो रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, दूसरा हर इंसान दूसरे पे शक करता रहता है। आपने देखा होगा 90% लोग अपने पार्टनर के ऊपर पूरी लाइफ शक करते ही निकाल देते हैं। लगता है इसका चक्कर चल रहा है, ये लेट आया इसका चक्कर चल रहा है, ये जल्दी जा रही है इसका चक्कर चल रहा है, चक्कर चल रहा है, चक्कर चल रहा है। ये एक चक्कर जो है बहुत बड़ा स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर का कारण भी बना हुआ आज के टाइम में। समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं भी होता, लेकिन वो जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो जो फियर है, उसमें लोग अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। और उसके पीछे कोर वही है, सेक्सुअली अट्रैक्ट होना। तो सेक्सुअली अट्रैक्ट होना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, इज दैट गुड और बैड? और अगर वो गुड है तो क्यों, और बैड है तो क्यों? नहीं, मैं ऐसा समझती हूँ कि देखो, सेक्सुअल डिजायर होना इज नॉट बैड, ठीक है, लेकिन उस डिजायर को आप कहाँ से कैसे भर रहे हो, वो अप्रोच क्या है आपकी, वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई ऐसी अप्रोच जो आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप को हिट कर रही है, जहां आप बैठे हो उस जगह तो शांति, आनंद, खुशी चाहोगे ना। टेम्परेरी आप कोई चीज ऐसी अप्रोच कर रहे हो, वहां पे आप जब करके आओगे कुछ भी ऐसा, तो आपके माइंड के अंदर एक फियर भी लेके आओगे, एक एंजाइटी भी लेके आओगे, ठीक है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, धीरे धीरे ये आपकी फैमिली में, जहां आप अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उनको पता चलने वाला है, आज नहीं कल। क्योंकि देखो, इस तरीके के हमारे, हाँ, वो वाइब्रेशन के थ्रू, हमारी बातचीत के थ्रू, बिहेवियर हैबिट्स के थ्रू जो आपके साथ रह रहा है उसको पता चली जाता है, चाहे वो आपकी वाइफ हो। एंड चीजें क्यों इतनी ज्यादा हो रही हैं, आपका क्वेश्चन है, पहले कहाँ नहीं, क्यों नहीं थी ये?
पहले क्यों नहीं थी? पहले थी, लेकिन इस तरीके से नहीं थी जैसे अब है। पहले उतना अवेलेबिलिटी नहीं थी, नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सोशल भाई ये मीडिया नहीं सोशल मीडिया था। थैंक यू बात है। तो ये सोशल मीडिया है आपका, हाँ जी। जो जिसके लिए हम कह सकते हैं कि अब आपके पाम पे है ना सारा है, दुनिया की सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन, डेटा। तो आपको इतना, एक तो बैठे बैठे जो चीज इजीली अवेलेबल है, आपका माइंड आपके काम में नहीं लग रहा है, आप वहां पे भी फोन चला रहे हो, वहां पे भी फोन साइट्स ओपन करे हुए हो। बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम में भी ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो सबकी रेपुटेशन, पैसा कम, हेल्थ डाउन हो रही है, डिप्रेशन में ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मेरा रास्ता क्या है, चलना क्या है, मेरे रास्ते में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या लैंडमार्क्स बनने चाहिए, क्या रिलेशनशिप की ग्रोथ होनी चाहिए। सब साइड हो जाती है और आप बस, क्योंकि आपके पास एक ओपन चैनल है, आपके पास मोबाइल फ़ोन आपके पास में है और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप गो थ्रू अपनी लाइफ को उस तरफ लेके जा रहे हो। सेकेंडली, हम रिलेशनशिप में भी कई बार होता है ना कि आप किसी रिलेशनशिप में आए तो जो फर्स्ट वाइब्रेशन आपको मिलती है उस रिलेशनशिप से, जो उस समय की स्टेट आपकी होती है, वो 5 साल बाद नहीं होती है। ट्रू। ये जो बड़ा गैप होता है, ये भी बहुत सारे इन्विटेशंस को ले आ देता है कि भाई अब तुम वैसे नहीं हो, अब तुम अलग तरीके से सोचती हो, अलग तरीके की दिखती हो। अब तुम ना, आई मीन कपल में वो चीजें रहती है कि अब तो हम साथ ही रह रहे हैं, तो क्यों अपने आप को ऐसे रखना वैसे रखना। बहुत ही क्लिम्जीनेस आ जाती है, फूहड़पन आ जाता है, लद्दड़पन आता है। घर में आप चीख के बात कर रहे हो, कैसे भी ड्रेसिंग कर रहे हो, कुछ भी डिस्कशन कर रहे हो, जो आप फर्स्ट मीटिंग में नहीं करते हो। शुरुआत में जो आपका रहता है वो वाइब्रेशन और वो चीज को अगर आप मेंटेन कर सकते हो, हाँ जी, तो आपके रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी, सामने वाले को इनसिक्योर रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपके बारे में सोचता रहे। क्योंकि आप सब एकदम छोड़ देते हो, राजपाट सारा अपनी मैरिज रिलेशनशिप का, कि अब तो सब हो गया, अब सिर्फ हमें बच्चे के बारे में सोचना है, या फिर कुछ और हम कर रहे हैं उसके बारे में सोचना है, या घर में हमें देखभाल कैसे करनी है, इस घर को सजाते रहना है, या हस्बैंड अपनी तरह से जो चीजें हैं उनको, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं अपने काम में, कि नहीं मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो तुम्हें कैसे खुश रखूंगा, सही बात, तो मिंटिंग मनी में चले गए। तो वहां पे फिर उनका सिंहासन डोल जाता है। फिर वो चीजें, क्योंकि अगर आप उस तरह से नहीं रह रहे हो, वो चीज जो आपको आकर्षित करी थी, वो आकर्षण ही गायब हो गया, तो डेफिनेटली आपको फिर जो लोग आकर्षित कर रहे हैं आप उधर जाओगे। तो आपको पहले ये भी चीजें अपने अंदर, अपने पर्सनालिटी को वैसे ही बना के रखना है, उसी सुंदर। तो पुराने जमाने में लोग वैसे ही घूंघट रखते थे, वैसे ही अपने आप को रखते थे, कि एक चाह होती थी कि अच्छा देखे घूंघट में कौन है, किसकी आईज है, क्या है वो, कैसा दिखता है इंसान। लेकिन अभी कुछ नहीं, सब कुछ ओपन 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 ओपन, बहुत ओपन हो गया। दिस इज अ जेन्युइन आंसर एंड आई थॉट कि ये शायद इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। जितने भी लोग रिलेट कर पा रहे हो उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। तो अगर आप उस तरीके से रह रहे हो, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन था या फर्स्ट टाइम जब आप मिले थे, और वही चार्म और वही ग्रेटिट्यूड आप आज भी मेंटेन कर पा रहे हो, तो आपके रिलेशनशिप में कभी इशू नहीं आएंगे। नहीं आएगी। आप वैसे ही डेट करो ना, अपने हस्बैंड के साथ डेट करो, उनको वैसे ही गिफ्ट दो। वो अगर कहीं जा रहे हैं तो उसमें स्लिप लिख करके कुछ अच्छा सा मैसेज लिख लिख करके दो। लेकिन ये सब एफर्ट्स करता नहीं ना कोई। लोग सोचते हैं परमानेंट हो गया, हाँ। तो पा लिया यार, अब तो हो गई ना शादी। तो फिर जब हो गई तो फिर, क्योंकि चाहत जो शुरू वाली थी उस समय इसीलिए सुंदर लग रहा था, क्योंकि पहले वाली चाहत को आप पूरा कर रहे थे। लेकिन जब आधा जर्नी बीत गया तो वो चाहत तो शायद वैसे ही कहीं ढूंढ रही है ना किसी को, और आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं साइकोलॉजिकली, तो आप खिड़की से बाहर देख रहे हो। तो और कई बार जेन्युइनली होता है कि आपकी लाइफ में सच में बहुत अच्छा इंसान है, सच में बहुत अच्छी आपकी वाइफ है, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र और ऐसे स्टार्स बैठे हुए हैं जो आपको ऐसा दे रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप गलत तरफ जा रहे हो। ट्रू। तो आप लोगों ने कविता मैम के हर एक क्वेश्चन का आंसर सुना होगा, और मेरे सामने आज मैं आपको पर्सनली सभी को बताऊंगा कि मैम ने जो आंसर करे हैं वो कुछ नए हैं, इट्स समथिंग न्यू। और ये पॉडकास्ट में बाय गॉड बिल्कुल प्लान नहीं है, एक भी क्वेश्चन प्लान नहीं है, सब कुछ कैंडिड हुआ है, एकदम रॉ हुआ है। कोई हमने ऐसे बुकिश क्वेश्चन नहीं पूछे, एकदम जो जर्नल प्रॉब्लम रहती है। हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा ये सब मेरी प्रॉब्लम है, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, सुबह 8 बजे से 8 बजे तक मैं यही शूट कर रहा होता हूँ, अफेयर करने का टाइम तो नहीं है प्लीज। तो मुझे मत ट्रोल कर लेना आप कि ध्रुव अपने ही सवाल पूछने लग गया कविता मैम से। ये एक मास ऑडियंस के क्वेश्चंस थे,
लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैंने इस 1 घंटे में मैम से वो क्वेश्चन नहीं पूछे जो जेन्युइनली पूछने चाहिए थे, या कोई आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जो इस पॉडकास्ट में कवर नहीं हुई है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट करिए। मैं मैम हम जो भी अवेलेबल होंगे आपके कमेंट्स पर आंसर करेंगे बिल्कुल। एंड प्लीज़ मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप कविता मैम से अपनी कंसल्टिंग कराना चाहते हैं, हिप्नोथेरेपी कराना चाहते हैं, आप साइकोथेरेपी कराना चाहते हैं, आप एनएलपी कराना चाहते हैं, आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आप अपनी रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हैं, जैसे मैम ने बताया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ब्रेकअप प्रॉब्लम्स का, लव लाइफ का, किसी भी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो स्क्रीन पर मैम का नंबर आ रहा है। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैम की पूरी डिटेल है, नाम, नंबर, ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल्स, आप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज जाओ, जेन्युइन आपको हेल्प चाहिए तो शी इज़ अ वेरी जेन्युइन काउंसलर। मैं जो अभी तक पॉडकास्ट में मिला हूँ, मुझे इतने सीधे आंसर अभी तक नहीं मिले। एंड मैं पर्सनली थोड़ा-सा शॉक्ड भी हूँ कि आप पर्सनल लाइफ में भी इतनी पॉजिटिव हो, जितना हुँ, पॉडकास्ट में आपने हुँ। आंसर करे हैं। आई डोंट नो कि आप कहीं टू फेसेस तो नहीं हो, पीछे नहीं, आप बहुत गुस्सा करते हो और यहाँ आपने बहुत ईज़ी तरीके से आंसर दिए। अगर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्रुव, मेरी लाइफ में अभी तक यही ख़ास बात है कि मेरे आस-पास जितने भी लोग रह रहे हैं, आप उनको मिल सकते हैं। जी, वो सिचुएशन लाइफ में मेरे भी ऐसे नहीं है कि सब बहुत स्मूथ ग्रीन है। ग्रीन स्मूथ है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे हार्ड एंड फास्ट हैं, बट मैंने कभी भी अपने इमोशन को वहाँ पे इस तरह से नहीं किया है कि मैं जैसे होता है ना कि अरे कुछ ऐसा हो गया, उसको बताओ, इसको बताओ, चीखो हुँ, चिल्लाओ, ये सब तुमने ऐसे क्यों कर दिया टाइप वाला। नेवर। मुझे क्योंकि अपने पे कॉन्फिडेंस है। जब आपको आत्मविश्वास होगा ना खुद के ऊपर में, तो आप एक बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को, और खुद को जब आप मानते हो कि यस, वो 5 एलिमेंट्स हुँ, मैं हूँ, तो फिर आपको आंसर भी मिल जाते हैं ट्रू। और सॉल्यूशंस ऑटोमेटिक हमारी तो लाइफ आ में बन जाओ जाते सब लोग, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मैम से कंसल्ट करो और अपनी हर एक छोटी से बड़ी प्रॉब्लम का, जो आपको लग रहा है आपसे सॉल्व नहीं हो रही, किससे डिस्कस करें, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। हैं। तो नंबर अभी भी आ रहा है स्क्रीन पर, आपकी सुनने के लिए कविता मैम ने अपना नंबर दिया है। बहुत ज़्यादा बिज़ी जाए तो व्हाट्सएप पर प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लेना, दिन-रात में परेशान मत करना, रात में 2 बजे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं तभी कॉल लगा दिया, दैट इज़ नॉट गुड। एंड प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, एंड ऑफ द पॉडकास्ट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई पैसे नहीं है, वो हमें मोटिवेशन देता है ताकि और भी ऐसे बहुत मज़ेदार पॉडकास्ट बना सकें, बहुत ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट बना सकें और आपकी हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग एक लंबी वीडियो बनाएं, सो दैट कि आप समझ पाओ कि लाइफ से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। जो प्रॉब्लम आप सोच रहे हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक फेज़ है, जो निकल जाएगा। वो प्रॉब्लम नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है अपनी तो आपकी लाइफ में, ना मेरी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में परमानेंट कुछ भी नहीं है। ना सक्सेस, ना फेलियर, सब कुछ टेम्परेरी है। परमानेंट एंड ऑफ द गोल तो कुछ और ही है, वो किसी और पॉडकास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि एंड गोल क्या है लाइफ का। आज का गोल बस यही था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस पॉडकास्ट को आपने बहुत ज़्यादा एन्जॉय करा होगा। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट देखने के लिए एंड थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच मैम। फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू।